नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा NPCIL का ऑफिशियल पेपर है, जो कि 11 जून 2019 का पेपर है, जो कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी के लिए था। ये प्री टेस्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारा स्टिपेंडियट ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड, जो कि ITI लेवल पर पेपर होता है, उनके लिए है। और यहाँ पर देखिए, आपको 60 मिनट का समय मिलेगा और 150 नंबर की ये मार्क रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें हमने क्या है कि मैथ का 20 क्वेश्चन करवा दिया है पिछले ही वीडियो में। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग विज्ञान और सामान्य जानकारी वाले पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट हैज मास कैपिटल M ऑन अर्थ, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट मून। कह रहा है एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान M है, चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई भी वस्तु हो, अगर उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर M है, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान M रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर भार की बात करता है कि जैसे कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 kg का है, तो वह चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए तो उसका भार कितना हो जाएगा। तो उसका भार देखिए, हमें पता है जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा का, वह पृथ्वी के तुलना में 1/6 है। तो इसलिए वहां पर कोई भी अगर पदार्थ लेकर जाएंगे तो द्रव्यमान आपका तो वही रहेगा, लेकिन अगर भार की बात करें तो वह भार आपका 1/6 गुना घट जाता है, तो यानी कि उसका 1/6 हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान अगर m है, तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान आपका m होने वाला है। अगर यहीं पर द्रव्यमान की जगह पर अगर यहाँ पर भार की बात करता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाता। 22 नंबर का क्वेश्चन है। द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज। कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि कितना रहता है, 78%। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है। विच मेटल रिमेन्स लिक्विड एट नॉर्मल एम्बियंट टेम्परेचर। निम्न में से कौन सी धातु परिवेश के सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। ऑप्शन है लिथियम, मैग्नीशियम, जर्कोनियम, पारा। तो देखिए, जो सामान्य तापमान पर भी तरल अवस्था में रहता है वह हमारा रहता है पारा। पारा को हम लोग Hg से व्यक्त करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। विच एमंग फॉलोइंग इज एन एसिड। निम्न में से कौन सा एक अम्ल है। तो देखिए, ये जो है हमारा, इसी को ही HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे कि नमक कहा जाता है। यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह है PbSO4 आपका लेड सल्फेट होता है PbSO4। 25 नंबर का क्वेश्चन है। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए, सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर जो पानी का क्वथनांक होता है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स व्हेन रिएक्ट विथ बेस। कह रहा है लाल लिटमस पेपर का रंग क्षार के साथ प्रक्रिया करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन है ब्लू, पिंक, रिमेन्स रेड, बिकम्स कलरलेस। तो देखिए, लाल लिटमस पेपर को जो हम लोग क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो उसका जो रंग होता है वह नीला हो जाता है। अब इसे कैसे याद रखना है, तो आप एक नाम याद रखिएगा, अनिल। अनिल याद रखिएगा नाम। अम्ल क्या करता है, यहाँ पर देखिए पहले अच्छा जो रहता है ये रहता है आपका अम्ल। अम्ल क्या करता है, निस होता है नीला, लस होता है लाल। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। तो अम्ल जो रहता है यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर हम लोग अम्ल की बात करें तो अम्ल जो रहता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्षार की बात किया था तो क्षार में इसका उल्टा हो जाता है। अगर क्षार का ट्रिक अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप इसे लिख छलनी, इस तरह से लिख दीजिए। तो चाहे या फिर आप इस तरह से छलनी लिख दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। तो अब यहाँ पर छा से हो जाएगा आपका क्षार, ला से हो जाएगा लाल, नी से हो जाएगा नीला। यानी कि जो क्षार रहता है, क्षार की
क्रिया में क्या होता है कि आपका जो लाल लिटमस पेपर होता है यह नीला हो जाता है। बस यही आपका ट्रिक है, आप शायद इसे समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लाल लिटमस पेपर का रंग क्षार के साथ प्रक्रिया करने पर यह कैसा हो जाता है, तो नीला हो जाता है। छलनी आपको याद हो गया होगा, क्षार जो रहता है यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एट विच डिग्री सेल्सियस वाटर अटेन्स मैक्सिमम डेंसिटी। कह रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी अधिकतम घनत्व प्रदान करता है। देखिए 4 डिग्री के सेल्सियस के तापमान पर पानी का जो घनत्व होता है वह सबसे ज्यादा होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी डॉट 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 चार्ज। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ऑप्शन है पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, वेरिएबल। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन रहता है उस पर धनात्मक रहता है, प्रोटॉन पे धनात्मक। जो शून्य रहता है ये हमारा न्यूट्रॉन रहता है और ये ऋणात्मक जो रहता है यह तो इलेक्ट्रॉन रहता ही रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। निम्न में से किसमें अधिकतम संख्या में परमाणु मौजूद रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अधिकतम संख्या में परमाणु मौजूद रहने की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए 18 ग्राम H2O है, 18 ग्राम O2 है, 18 ग्राम CO2 है, 18 ग्राम CH4 है। तो इसमें सबसे ज्यादा परमाणु जो होगा वह 18 ग्राम CH4 में होगा। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा हार्ड तरीका हम आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस समय यहाँ पर वेट दिया गया है आपको कि 18 ग्राम आपको H2O लेना है, 18 ग्राम या फिर आप O2 लीजिए, 18 ग्राम CO2 लीजिए, 18 ग्राम आप CH4 लीजिए। जब यहाँ पर आपका मात्रा सब कुछ सेम है तो यहाँ पर देखिए अगर यानी कि कोई अगर बर्तन है उसमें 18 ग्राम आप H2O रख दीजिए, 18 ग्राम ऑक्सीजन एक बर्तन में रख दीजिए, 18 ग्राम CO2 एक बर्तन में रख दीजिए, एक बर्तन में 18 ग्राम CH4 रख दीजिए। तो यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका हम लोग अणुभार निकालेंगे H2O का, तो ये कितना हो जाएगा H2O, इसका अणुभार आएगा 8O16, 16 16 2 18 आ जाएगा। H2O का अणुभार आएगा 18 और इसके बाद ऑक्सीजन का कितना आएगा 8O16 दूना 32 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए C6C12 12 और इसके बाद O2 32 12 44, तो ये आपका 44 आ जाएगा CO2 का। और CH4 का देखा जाए तो 12 अच्छा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 18 यहाँ पर आ रहा है जल का, 32 आ रहा है आपका ऑक्सीजन का, 44 आ रहा है CO2 का अणुभार और यहाँ पर 16 अणुभार आ रहा है मेथेन यानी कि CH4 का। अब देखिए अब यहाँ पर अणुभार मतलब अणु का भार है कि मतलब ये अगर संख्या छोटी है मतलब 18 ग्राम अगर अणु लेंगे मेथेन का तो उसमें 16 के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ज्यादा संख्या में परमाणु आएंगे। यानी कि जब इनकी संख्या छोटी है, जैसे कि अब मेथेन है, मेथेन का अणुभार अणुभार मतलब कम है, अणुभार कम है तो इसकी संख्या क्या होगी। जैसे अब 1 लीटर ये हो गया आपका, तो यहाँ पर हमारा जो H2O आया था ये आया था 18 और ये ऑक्सीजन का आया था 32 और ये हमारा आया था 44 और ये CH4 का आया था हमारा 16। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो कणों की संख्या है यहाँ पर अणुभार है, तो इस ये अगर छोटा है तो इस बर्तन में अगर ये संख्या कम है अणुभार तो क्या होगा कि अगर सबका 18 ग्राम है तो ये जो बर्तन है सबका साइज जो होगा यह सब कुछ जो 16 है इसका आकार जो है यह छोटा है क्योंकि इसका अणुभार कम है तो यह क्या होगा कम स्थान घेरेगा। और जब कम स्थान घेरेगा तो क्या होगा कि 18 इस बर्तन में क्या होगा कि ज़्यादा परमाणु आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा है। ठीक, अब जो 44 है इसका आकार बड़ा है तो इसमें क्या होगा इसकी जो संख्या आएगी वह बड़ा बड़ा रहेगा तो ये इसका कम आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर जो जिसका अणुभार कम होगा उसमें नंबर ऑफ परमाणु ज़्यादा रहेगा। ठीक, जिसका अणुभार कम आएगा तो यानी कि उनका जो आकार होगा वह छोटा होगा और जब आकार छोटा होगा तो किसी बर्तन में उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर सेम
वॉल्यूम का है, आयतन के हैं या भार के हैं, तो उनमें क्या आएगा, जो जिनका आकार छोटा रहेगा उसमें ज़्यादा संख्या में वो मौजूद रहेंगे। यही आपको समझाना था, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर CH4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ओम्स इज डिनोटेड बाय सिंबल। ओम को किस प्रतीक चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो ओम को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ये जो है हमारा ये पाई है, ये है ओमेगा, ये है हमारा लेमडा। तो यहाँ पर ओम की बात कर रहा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग गैस इज इनफ्लेमेबल। निम्न में से कौन गैस ज्वलनशील है? ऑप्शन है N2, O2, CO2 और H2। तो इन सब में जो ज्वलनशील गैस है वह हमारा हाइड्रोजन गैस है, H2। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इन मीटर पर सेकंड। वैक्यूम यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? मीटर पर सेकंड में आपको बताना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज। गैर दीप्त वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? मून, बर्निंग कैंडल, लाइव इलेक्ट्रिक बल्ब, सन। तो गैर दीप्त वस्तु का जो उदाहरण है वह है चांद। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि देखिए चांद के पास कोई अपना खुद का प्रकाश नहीं, यह दूसरे के प्रकाश से चमकता है। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो देखिए ये हमारा सिलिकॉन का है, ये हमारा सोडियम का है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा मरकरी है यानी कि पारा, और है टिन है, ये SN जो है ये हमारा टिन का है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो आपको भी पता है एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच। आवर्त सारणी किस पर आधारित है? इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, नॉन। तो देखिए जो आवर्त सारणी है यह परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, जो स्टार्टिंग वाला बनाया था वह परमाणु भार के था, लेकिन जो वर्तमान आवर्त सारणी है वह परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाए कि आवर्त सारणी जो है यह आपका जो है परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर आपकी आवर्त सारणी बनाई गई है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो मेंडलीफ ने बनाया था वो आपका परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाया था, जो कि आपका ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर पूछना रहता है तो उस तरह से पूछ लेता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जो प्रारंभिक रूप था जो मेंडलीफ ने बनाया था वह किस पर आधारित था? तो वो रहता है आपका परमाणु भार। तो इसको बस संशोधन करके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। यही था। अब है 37 नंबर का क्वेश्चन, इन व्हिच प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी मीडियम। किस प्रक्रिया में उष्मा बिना किसी माध्यम के संचरित होती है? ऑप्शन है रेडिएशन यानी कि विकिरण, कंडक्शन यानी कि संचालन, कन्वेक्शन मतलब संवहन, इसके बाद है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। तो देखिए जिस प्रक्रिया में उष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है वह हमारा रहता है रेडिएशन यानी कि विकिरण। कंडक्शन की अगर बात करें तो कंडक्शन आपका ठोसों में होता है, कन्वेक्शन आपका द्रवों में होता है और गैसों में होता है कन्वेक्शन। और जो रेडिएशन है इसको संचरित होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ धातु है? ऑप्शन है फ्लोरीन, फास्फोरस, चांदी, सल्फर। तो धातु जो है वह हमारा चांदी है यानी कि सिल्वर। 39 नंबर क्वेश्चन है, ए नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक सामान्य मानव कान कितने तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो जो हमारा कान होता है यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज इसी को कहें, तो इतने तक की आवृत्ति के रेंज को हम लोग सुन सकते हैं। और ये जो तरंगे होती हैं श्रव्य तरंगे होती हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब सबसे कठोर पदार्थ की बात करेगा तो आपका यहाँ पर हीरा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर पदार्थ की जगह पर अगर ये कह देता कठोर धातु कौन सा है, तब यहाँ पर आपका प्लेटिनम सही हो जाता। तो प्लेटिनम जो है, तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात करेगा तो वहाँ पर आपका हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद में रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं कि पदार्थ पूछा है या धातु पूछा है, तो मिस्टेक ना करें। अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात करेगा तो डायमंड यानी कि हीरा, सबसे कठोर धातु की बात करेगा तो आपका प्लेटिनम है। अब देखिए, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में देखा जाए, जो क्वेश्चन आया था 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंडर पीएम किसान स्कीम द एलिजिबल फार्मर विल गेट ईयरली इनकम सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी रुपीज, यानी कि पीएम किसान योजना के तहत योग्य किसानों को कितने रुपए की वार्षिक आय की सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाता है इसके तहत। यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, विच बैंक इज नॉट इन द पार्ट ऑफ बैंक मर्जर प्रोसेस, कौन सा बैंक विलय प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक और विजया बैंक, ये तीनों बैंक आपस में मर्ज हो गए थे, जबकि इलाहाबाद बैंक मर्ज नहीं हुआ था आपस इन तीनों में मर्ज नहीं हुआ था। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि इलाहाबाद बैंक विलय प्रक्रिया में शामिल नहीं है। 43 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, विच रिवर फाइनली फॉल्स इनटू अरबियन सी, कौन सी नदी अंत में अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। तो यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, इसका हमने अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके वाले चैनल पर जाके आप अपना देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, बनेंगे, तो आप उस टॉपिक को अपना क्लियर जरूर कर लीजिएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सैफरॉन कलर इन आवर नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति और साहस, यानी कि ये हो गया, बी है सत्य और साहस, सी है उर्वरता और विकास, डी है शक्ति और सत्य। तो देखिए, जो केसरिया रंग होता है ये शक्ति और साहस को व्यक्त करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, श्री डट 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 इज द करंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया। श्री डट 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 भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, यही आपको बताना है। ऑप्शन है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित सिंह, एस जयशंकर। तो देखिए, वर्तमान में जो गृह मंत्री यानी कि होम अफेयर्स ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर, वह अमित शाह हैं। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अमित शाह। तो 45 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कमोडोर इज वन ऑफ द रैंक ऑफ द इंडियन। कमोडोर जो है यह भारत के कौन सी रैंक है, आर्मी की रैंक है कमोडोर, या फिर नौसेना की रैंक है, या फिर एयरफोर्स के, या फिर पुलिस की है। तो जो कमोडोर है यह नौसेना की एक रैंक है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन है, इक्वेटर पासेज ओवर भूमध्य रेखा के ऊपर से कौन सी गुजरती है। फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो भूमध्य रेखा जो है यह इंडोनेशिया के ऊपर से गुजरती है। तो 47 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन इज सिचुएटेड इन ह्यूमंस, मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर स्थित होती है। तो देखिए, मानव के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज की हड्डी होती है, और ये जो स्टेपीज की हड्डी पाई जाती है यह कान में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कान। और इस हड्डी का नाम क्या है, तो वह स्टेपीज रहता है, जो कि कान की हड्डी होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 2019 आईपीएल विनिंग टीम इज, 2019 का आईपीएल विजेता टीम कौन सा है। तो 2019 आईपीएल टीम विजेता जो था वह था MI था। 50 नंबर का क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम विच ईयर ऑफ एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेजेंट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह कम से कम 35 साल का होना जरूरी होता है, और वह पागल व दिवालिया ना हो, और इस तरह से और भी वहाँ पर ऑप्शन रहता है तो उसे फुलफिल करना रहता है। तो उसे अगर फुलफिल करते हैं तो वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम आयु रहती है वह कम से कम 35 साल उनकी आयु पूरी होनी चाहिए, तभी वह भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।